वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 23 मई 2021 और 23 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो बिहार के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपने यहाँ पे पहली बार इस चैनल पर विजिट किया तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। वीडियो की बात करें तो आप जाएंगे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना है बिहार करंट अफेयर्स के नाम से, वहां पर जाकर सभी वीडियो को आप एक साथ देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये चारों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए डीएपी की एक बोरी खरीद पर मिलने वाले सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो वृद्धि किया गया है ये 140% की वृद्धि किया गया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है। तो सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं। एक सूचना आपको दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया है जो कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और ये वॉल्यूम 1 है जिसमें कि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आपको 2500 से अधिक देखने को मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका कीमत जो है ये 100 रुपया है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। देखिए, किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बैंक जो होता है, खासकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वो महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम की रूपरेखा वहां से आपको समझ में आती है कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत मेहनत के बाद ये इसे तैयार किया गया है। ये बिहार में आयोजित होने वाले सभी कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार इसे देखिए और इसे डाउनलोड जरूर कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है 1 मई। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम निर्धारित नहीं है। और मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है 2021 का सूचना से जन कल्याण। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। विश्व मिडवाइफ दिवस का थीम है इस वर्ष का फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। और विश्व अस्थमा दिवस का थीम है 2021 का अस्थमा की भ्रांति को उजागर करना। और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस जिसका थीम है इस वर्ष का हम अजय हैं। और 8 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष मई माह का दूसरा शनिवार को मनाया जाता है। और ये 2021 में 8 मई को पड़ा है। और इसका जो थीम है 2021 का ये है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। और 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया जाता है। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और इसका थीम है इस वर्ष का एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस जिसका थीम है नर्स ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिसका थीम है इस वर्ष का परिवार और नई तकनीक। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जिसका थीम है 2021 का ट्रस्ट साइंस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, इसका थीम है इस वर्ष का चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और इसका थीम है इस वर्ष का पुनर्कल्पना और संरक्षण। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और इसका थीम है बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बी। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, इस वर्ष का ये थीम निर्धारित नहीं है। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है और इसका जो थीम है ये चाय और निष्पक्ष व्यापार। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और इसका थीम निर्धारित नहीं है। और यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और आज है 23 मई और आज है विश्व कछुआ दिवस। अब यहाँ पे अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, अगर निर्धारित होगा तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर आपको जो भी प्रमुख दिवस व तिथियां होती है, खास करके अभी जो एग्जाम आयोजित होते हैं वहां पर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको थीम वाला सेक्शन इसलिए ऐड किया था कि यहाँ से आप कोई चीज सीख पाए और यहाँ से आपका मतलब कि प्रश्न छूटने ना पाए। तो इसी उद्देश्य से मतलब यहाँ पे ऐड किया गया। जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं चीजों को अपडेट करता चलूंगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न को। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी एईपी में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक भी उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी एईपी में बिहार की किसी भी कृषि उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है और जिस वजह से बिहार के मखाना, लीची और आम आदि फलों का निर्यात नहीं हो सकेगा, जिससे कि बिहार के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। ये आपको ध्यान रखना। ये भी हाल ही में एपी में मतलब कि इसमें बिहार के किसी भी कृषि उत्पाद को शामिल नहीं किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे है कि भारत सरकार ने 2020 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से एईपी को मंजूरी दिया, यानी कि एग्रीकल्चर
एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी दिया है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि 2022 में जो भी किसान हैं, किसानों का आय को दोगुनी करना है इस मतलब की पॉलिसी के तहत। और इसमें आगे है कि इसमें 11 राज्यों के 12 उत्पादों को हाल ही में निर्यात के लिए चुना गया है। तो इस सूची में जो 11 राज्यों का 12 उत्पाद की सूची है, इसमें बिहार के किसी भी उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, बिहार की बात आई है तो बिहार से संबंधित चीज़ों को पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार के चौहद्दी की बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी आप सभी जानते हैं पटना है। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राज्य के पशु है बैल, राज्य के वृक्ष है पीपल, राज्य के फूल गेंदा। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और यहाँ पे क्षेत्रफल की बात आई है तो झारखंड राज्य का जो बंटवारा हुआ था तो उस समय संपूर्ण भूभाग यानी कि बिहार और झारखंड एक था। तो झारखंड राज्य जो अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड यहाँ से अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। और संपूर्ण भूभाग यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल का 46% भूमि लेकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड से भी इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। और फिर आगे है कि बिहार का प्रथम राजभाषा हिंदी है तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। और फिर आगे है विधान परिषद की बिहार में 75 सीटें, लेकिन विभाजन से पूर्व ये सीटें जो थी 96 थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर आगे है विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार की जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो यहाँ से इतनी सारी चीजें आपको बिहार से संबंधित याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है उस ऐप का नाम है बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी नाम से एक ऐप को भी डेवलप किया गया, लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में भी जानते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार बोर्ड के कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 नाम से एक ऐप तैयार किया है। और इसमें मतलब इससे डिजिटल माध्यम से किताबों को डाउनलोड किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन के मतलब आता है कि इसका डेवलप कौन किया, इसे बनाया कौन है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में मतलब कि इसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और राज्य शिक्षा अनुसंधान परीक्षण परिषद और यूनिसेफ के साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि बिहार बोर्ड के द्वारा इन सभी लोगों मतलब कि जो भी संस्था है सभी के साथ मिलकर ये ऐप को तैयार किया गया, जिसका नाम है बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप। तो ये इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के अध्यक्ष लालू यादव को कितनी साल पुरानी डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 3 वर्ष पुरानी रिश्वत की मतलब कि जो मामला था उसमें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के अध्यक्ष लालू यादव को 3 साल पुराने डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। और 2018 में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर के लालू यादव और रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ समूह के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी और दोषी करार दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये सारी जो प्रक्रिया ये जमीन विवाद से संबंधित है। यहाँ पे मतलब कि ये दोषी करार दिया गया था और तभी से मतलब ये केस चल रहा था। तो अभी हाल ही में सीबीआई ने मतलब कि 3 साल बाद ये मतलब कि इसे क्लीन चिट दे दिया है मतलब कि लालू यादव को। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। 3 वर्ष से पुराना ये रिश्वत मामला था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी का डाटा लीक हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में जो एयरलाइंस कंपनी का डाटा लीक हुआ है उनका नाम है एयर इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का डाटा लीक होने का मामला सामने आया है, जिसमें कंपनी के मुताबिक इस घटना से 45 लाख यात्रियों के डाटा को प्रभावित किया गया है। यह डाटा जो लीक हुई है वो 26 अगस्त 2011 से लेकर के 3 फरवरी 2021 के बीच की है। तो अभी हाल ही में ये जो सरकारी एयरलाइंस है एयर इंडिया, तो इन्हीं का डाटा लीक हुआ है, जिनमें कि 45 लाख यात्रियों का डाटा लीक हुआ है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट आप ये याद रखिएगा, ये एयरलाइंस का नाम क्या है और ये डेटा कब से कब तक का लीक हुआ है। तो एयरलाइंस का नाम है एयर इंडिया और ये 26 अगस्त 2011 से लेकर के 3 फरवरी 2021 तक के बीच का डाटा लीक हुआ है, जो कि कुल मिला के 45 लाख यात्रियों का डाटा यहाँ पे है। इसमें डाटा में अगर बात किया जाए तो यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह जो भी चीजें होती है, जैसे कि एटीएम कार्ड से रिलेटेड जानकारी, बहुत सारी चीजें इसमें है, वो सारी डाटा मतलब यहाँ पे लीक हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साथ साझेदारी कर न्यूज शोकेस लॉन्च किया है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गूगल ने मतलब ये न्यूज शोकेस लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में गूगल ने भारत में 30 समाचार संगठनों के साथ मिलकर न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गूगल। और इसका मकसद गूगल के समाचार और खोज मंचों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदर्शित करने के लिए प्रकाशकों को प्रोत्साहित करना तथा इस कार्य में समर्थन देना, इसका ये उद्देश्य है। और आगे है कि गूगल की यह सेवा अभी जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, इटली और अर्जेंटीना सहित 1 दर्जन से अधिक देशों में उपलब्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 दर्जन से अधिक देशों में ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है और अभी हाल ही में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साथ मिलकर ये साझेदारी गूगल के द्वारा किया गया है, जो कि न्यूज शोकेस को लॉन्च किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गूगल। अब यहाँ पे बात आई है गूगल की, तो गूगल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो गूगल की स्थापना जो भी थी ये अमेरिका में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गे ब्रिन है, जो कि अमेरिका के मतलब निवासी हैं। और जो गूगल ये अमेरिकी कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह गूगल एक अमेरिकन कंपनी है और आगे है कि इसका हेडक्वार्टर जो है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और भारत में गूगल के जो सीईओ है ये सुंदर पिचाई है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए, उसका जब छठा प्रश्न है कि खेल मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत हाल ही में किस पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता को सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जोसेफ जेम्स को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स को 2,50,000 की राशि से सम्मानित किया है। अब जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है जोसेफ जेम्स। अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने इन्हें 2,50,000 की राशि से सम्मानित किया है। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि जोसेफ जेम्स ने पावर लिफ्टिंग में 2006 के एशियाई खेलों में तथा 2008 में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और वे अभी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। अब यहाँ से आपका प्रश्न अराइज हो सकता है, इसके बारे में पूछा जाएगा आपको कि मतलब कि इन्होंने किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में। तो एशियाई खेलों की अगर बात किया जाए तो 2006 में तथा एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ये 2008 में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इनाम की राशि भी आपको याद रखना है, 2,50,000 रुपये राशि इसमें प्रदान की गई है जोसेफ जेम्स को। और ये भी कोरोना से संक्रमित थे, तो इन्हीं दौरान मतलब खेल मंत्रालय के द्वारा मतलब ये राशि प्रोवाइड की गई है। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दूं अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो आप हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप इस पेड ग्रुप में देखेंगे टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के तहत आपको बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल सभी करंट अफेयर्स सम्मिलित किया गया है। उसके अलावा संपूर्ण बिहार जी के मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी का होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। और यहाँ पे इसका जो फी है ये 299 है, अभी जो 399 था ऑलरेडी यहाँ पे ऑफर आया है, तो इसी वजह से ये 299 में ये भी आपके लिए अवेलेबल होगा। और जो ये ऑफर है ये 31 मई 2021 तक ही वैलिड होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर फी को कम कीजिए, अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, तो ऐसे में बहुत लोगों का मतलब रिक्वेस्ट आ रहा था मुझे, तो इसीलिए मैंने इसे फी को कम किया है। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है तो 31 मई 2021 से पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड होता है वो बेहतर क्वालिटी का होता है। आप अगर डेमो पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके डेमो पीडीएफ मंगा सकते हैं। ध्यान रखेगा, यहाँ पर आपको जो पेमेंट होगा ये वन टाइम पेमेंट होगा और 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आप एक्सेस कर पाएंगे। बहुत सारे मेंबर इसे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। ध्यान रहे आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, pre21 लिख के कॉल नहीं करना है। ठीक है, चलिए इस बार यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना संक्रमण से मौत हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान के ये पूर्व मतलब कि मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पे इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 93 वर्ष की आयु में कोरोना संक्रमण से मौत हो गया है। वे हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं तथा वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हरियाणा के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, इनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। इनका भी हाल ही में कोरोना संक्रमण से निधन हुआ 93 वर्ष की आयु में। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे बात आई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजनीतिक दल है। 2 राजनीतिक दलों में से ये एक प्रमुख राजनीतिक दल है। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को एवो ह्यूम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। हालांकि इस स्थापना में और भी लोग शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना। मुख्य रूप से एवो ह्यूम और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 के बॉम्बे के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, और जिनमें व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ये कोलकाता के थे। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। और फिर आगे है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड मतलब कि वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया इसका जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये मुख्यालय है अकबर रोड, नई दिल्ली में, और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के ये सोनिया गांधी है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसके घोषणा के अनुसार विदेशों की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एक नियम एयरपोर्ट पर लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये नियम क्या है इसके बारे में आपको बता दूं। ये जो नियम अभी लागू किया गया है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के फैसले के अनुसार विदेश जाने वाले यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर QR कोड वाली कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति होगी। यानी कि कोरोना की जो रिपोर्ट होती है RT-PCR रिपोर्ट, वो जब तक कि नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखा जाएगा तब तक मतलब कि एयरपोर्ट में मतलब कि कह सकते हैं कि प्रविष्टि उसकी नहीं होगी, मतलब कि एंट्री नहीं होगी। ये ध्यान रखेगा। और इस फैसले की जो प्रमुख वजह यह है कि कई बार लोगों द्वारा कोरोना के फर्जी रिपोर्ट दिखाकर अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का मतलब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है। और यह कानून जो है 22 मई 2021 से लागू किया गया है प्रत्येक एयरपोर्ट पे। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में लागू किया गया है और ये 22 मई 2021 से लागू किया गया है। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिए। इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 400 लाइक। पिछले वीडियो मैंने आपसे टारगेट दिया था 400 लाइक का, और इस वीडियो में मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 400 लाइक का। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प होती है, अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको एक लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने महासागर की निगरानी करने के लिए एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन ने अभी हाल ही में एक सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में चीन ने हर मौसम में 24 घंटे महासागरों और पर्यावरण निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजा है, जो कि समुद्र आपदाओं के समय पूर्व चेतावनी देगा। ये ध्यान रखेगा। अब इस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इसका नाम है हेयांग सैटेलाइट। हेयांग 2D इसका नाम है, और इसे मतलब इस हेयांग 2D सैटेलाइट को इनका शॉर्ट फॉर्म है HY-2D। ये ध्यान रखेगा। और इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है हेयांग 2D, यानी कि शॉर्ट में कहा जाता है HY-2D। तो ये जो सैटेलाइट है अभी लॉन्च किया गया है, यानी कि पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया है चीन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पिनरई विजयन दूसरी बार लगातार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा केरल के मुख्यमंत्री बने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में 76 वर्षीय पिनरई विजयन दूसरी बार मतलब लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। और वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में पिनरई विजयन को मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इनके अतिरिक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 20 और मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। तो ये आपको ध्यान रखना। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है पिनरई विजयन, जो कि लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और केरल के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जो मानसून की एंट्री होती है वो केरल से ही होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। तो इतनी सारी चीजें आप यहां से याद रखेंगे। अब यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है? तो इस होम टेस्टिंग किट का नाम है कोविसेल्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और लोगों को कोरोना जांच में कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने हाल ही में घर बैठे कोविड जांच के लिए कोविसेल्फ नामक एक किट को मंजूरी दे दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं कुछ इस तरह का ये किट है, इसका नाम है कोविसेल्फ। ये आपको ध्यान रखना है। और इस किट के जरिए अब कोई भी घर बैठे ही कोरोना संक्रमण की मतलब की जांच कर सकेगा। इसका नाम आपको याद रखना है, कोविसेल्फ नाम है। अभी हाल ही में ICMR ने मतलब इस किट को मंजूरी दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न, हाल ही में चिपको आंदोलन के प्रणेता पद्मभूषण सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। वे किस राज्य के निवासी थे? अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में वहां पे बताया था। चिपको आंदोलन क्या है और इससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे, मतलब जो भी फैक्ट थे, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा हो तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें फ्री 21 लिख के मैसेज जरूर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर अगर पहली बार आपने विजिट किया था तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।